हम लोग बहुत दूर तक, कितनी दूर तक, लेकिन अगर बेसिक बात की कितनी दूर तक संभालें, लेकिन अगर बेसिक बात की जाए और किया जाए, नहीं किया जा सकता तो बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। तो हम सबसे पहले जब आगे बढ़ेंगे तो सेट्स के ऊपर ही होते हुए निकल जाते हैं। सबसे पहले देखिए, सेट्स में ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो कि हम लोग बहुत दूर तक, कितनी दूर तक संभालें, लेकिन अगर बेसिक बात की जाए तो ये तो बिल्कुल एक ऐसी चीज है ना जो हम लोगों को पता ही है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और एन ए माइनस बी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी, बट नॉट इन बी मतलब जो ए में हो पर बी में ना हो, ठीक है। दैट इज एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। अच्छा, अगला पॉइंट के ऊपर बात की जाए तो ये है ए बी सी आर द फाइन सेट्स एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट। तो हम सीधे से बोल सकते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। ये तीनों तो घटाया, लेकिन लास्ट में जाते जाते जोड़ना पड़ा प्लस के अंदर इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ ऑल थ्री, माने एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, राइट है। ये तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि ए बी सी के अंदर ए यूनियन बी यूनियन सी में मिलते हैं। अच्छा, अगले पॉइंट के ऊपर अगर आप लोग बात करें तो अगला पॉइंट हम लोगों को कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन टू ऑफ द सेट्स, दैट इज उसके अंदर क्या करना है, फिर कुछ नहीं, तीनों सेट्स को ले लो और माइनस के अंदर 3 बार कॉमन पार्ट हटा लो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग बात करें कि अगला क्या कहता है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एग्जैक्टली इन वन ऑफ द सेट्स इन दैट, तो उस केस में क्या करना है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस में टू टाइम्स तीनों का हटा करके लास्ट में 3 टाइम्स तीनों का ऐड कर देना। लेकिन इन सब में आगे बढ़ने से पहले ये भी याद रखना, डी मॉर्गन्स लॉ याद है ना, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले को कह दे तो क्या करने का, ए डैश बी डैश और बीच वाले को उल्टा, ठीक है। यूनियन बी के केस में अगर डैश आ जाए तो ए डैश बी डैश और बीच वाले का उल्टा। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि आप लोगों को आती हैं, बट फिर भी एक बार रिवाइज करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे, मतलब पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इन ग्रुप ऑफ 50 पीपल, 35 लोगों ने कह दिया हम हिंदी बोलते हैं। अच्छा, 35 लोगों ने कहा है वो हिंदी बोलते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी इज 35। ये तो यहां से क्लैरिटी आ गई। अच्छा, इसके साथ में ये कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है देन हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश का मतलब होता है कि स्पीकिंग दिस साफ बोल भी रहा है कि हमको एटलीस्ट वन लैंग्वेज की तरफ मूव करना है ना। कहने का मतलब ये कि इंग्लिश बोले पर हिंदी ना बोले, है ना। तो बेसिकली जो हमारी डिमांड है ना, वो बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग की नहीं है। हम चाहते हैं नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ठीक है ना। मतलब इंग्लिश बोले पर हिंदी ना बोले। अच्छा, अब इंग्लिश बोले पर हिंदी ना बोले के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर देखा जाए तो इंग्लिश बोले पर हिंदी ना बोले अगर मुझे हटाना है तो फिर मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि मैं एक्चुअल में ये इंग्लिश वाले लोग हैं, ये हिंदी वाले लोग हैं, ठीक है ना, और ये इंग्लिश है ये हिंदी है। तो हम क्या चाहते हैं, हम बेसिकली ये वाला पार्ट चाहते हैं। अब अगर ये वाला पार्ट चाहते हैं तो कैसे निकालें। ये वाला पार्ट चाहने पर हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि हम पहले या तो एक काम करें कि हम इंग्लिश और हिंदी कंप्लीट निकाल लेते हैं। जब हम कंप्लीट निकालेंगे तो उसे बोलेंगे इंग्लिश यूनियन हिंदी। हमने ये वाली वैल्यू निकाली, उसमें से हम लोग इतना पार्ट गायब कर देंगे। कितना पार्ट गायब कर देंगे भाई, ये वाला पार्ट गायब कर देंगे। देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट पूरी तरह से गायब कर देंगे। अगर ये वाला पार्ट पूरी तरह से गायब कर देंगे तो ये वो पार्ट है जो कि प्योरली किससे बना है, प्योरली हिंदी से बना है। माने हम इसमें से हिंदी वाले लोग हटा देंगे। लेकिन सर ये कहां से लाओगे, सर आप इंग्लिश यूनियन हिंदी कहां से लाओगे। अब देखो, कहीं से तो एडजस्ट करेंगे करेंगे कि कहीं से आ जाए हमारे पास में। अच्छा, अब देखा जाए तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हम लोगों के पास में और आ सकता है। देखो, इसने एक और चीज बोली, 25 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी वाले 25 और हैं। अच्छा, ये क्या चीज है सर, ये बेसिकली ये है, ठीक है ना। अच्छा, अब इससे कुछ चीजें और क्लैरिटी से आने लग गई हैं कि अगर मुझे कहीं से थोड़ा बहुत और कहीं से एक चीज और इंजाम हो जाए तो शायद मेरा काम निकल जाएगा, राइट है। अच्छा, अब क्या चीज ऐसी है ना जो हमको अभी तक नहीं पता, वो ये कि शायद आप ये बात समझ नहीं पाए कि टोटल लोग हमारे पास में 50 हैं जो इंग्लिश और हिंदी टोटल बोलते हैं। टोटल इतनी है, तो हमको ये पता चल गया कि इंग्लिश और हिंदी, ठीक है ना, बोलने वाले टोटल लोग 50 हैं। अब इसमें से अगर देखा जाए तो अगर हमको इंग्लिश माइनस हिंदी चाहिए, माने ओनली स्पीकिंग वाले चाहिए, तो हिंदी यूनियन इंग्लिश में से सिर्फ, है ना, हिंदी वाले लोगों को हटा दो, दैट इज 50 माइनस हिंदी वाले लोग इज 35, दैट इज 50। तो आंसर विल बी 50, माने बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो कहना मतलब आंसर बी हो गया भाई, है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं, राइट है। अब थोड़ा स्पीड से पढ़ लेंगे, क्यों, क्योंकि अब तक आपने सभी लोग जमा जमू के बैठे होंगे, ठीक है। इफ टू सेट्स ए एंड बी आर सच दैट एन ए बराबर में दे रखा है 20, राइट है, और एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दे रखा 4, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू दे रखा 42। तो कह रहा है एन बी कितना होगा, एन बी माइनस ए कितना होगा, ये इस तरह से उसने बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। अच्छा, अब अपनी तरफ से अगर क्वेश्चन की तरफ चला जाए तो क्या किया जा सकता है। देखिए, पहले सबसे पहले एन बी पे बात कर लेते हैं, है ना। अगर मेरे को इस पे बात करनी है तो मुझे ये पता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस में कितना, एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ये कर दें तो एन ए बराबर दे रखा 20, एन बी बराबर दे रखा है, मिला नहीं, एन बी की जगह एन बी रखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट पे लिख देते हैं 4 और यहाँ पे लिख देते हैं 42। तो इससे मुझे पता चल गया एन बी इज इक्वल टू में 16 को उधर भेजते हैं तो 42 प्लस में 16, 42 माइनस 16 सॉरी, है ना। तो 42 माइनस 16 इज समवेयर 26। इसका मतलब ये कि बी ऑप्शन इज रॉन्ग।
मतलब ए ऑप्शन इज रॉन्ग, सॉरी। तो पहला काम तो यहां से निकल गया। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, एन बी माइनस ए। एन बी माइनस ए का मतलब हो जाएगा बी बट नॉट ए। बी बट नॉट ए निकालना हो तो क्या करना है, बी वाले में से पार्ट में से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हटा दो। कहने का मतलब ये ए ये बी, अगर हमारे को ये ए है ये बी है, हमको अगर एन बी माइनस ए निकालना, मैंने ये निकालना है। अब क्या करा मैंने, एन बी मैंने टोटल एन बी मैंने पूरा बी का पार्ट लिया और उसमें से ये जो कॉमन वाला पार्ट आ रहा है ना, ये वाला पार्ट हटा दिया, तो सिर्फ इधर इधर का रह रहा है। तो एनबी का मतलब कितना हो गया, एनबी हमारा निकला अभी 26 और कॉमन पार्ट दे रखा है 4, तो आंसर इज 22। माने ये ऑप्शन अभी तक तो सही लग रहा है। अब देखते हैं क्या मालूम मल्टीपल चॉइस मोर देन वन करेक्ट हो जाए तो एनबी बराबर 26, लो भाई मैंने सी ऑप्शन सही हो गया। अब डी पे आ जाते हैं, एन ए माइनस बी। एन ए माइनस बी का मतलब हो जाएगा एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। तो एन ए कितना दे रखा है, एन ए दे रखा है 20 और इंटरसेप्टेड पार्ट इज 4, दैट इज 16। लो भाई डी ऑप्शन भी सही हो गया। तो ये तो हुआ थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज, मतलब इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब अपने कम से कम इतना तो बोल सकते हैं खुल करके, राइट है। और जो अगला क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली अब इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा हट करके थोड़ा दमदार लेकर के आते हैं ना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन के अंदर दो फाइनाइट डिसजॉइंट सेट्स हैं ए एंड बी, देन इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पावर सेट ऑफ ए इज 224 मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी बराबर में दे रखा है 224। सीधी सी बात, एक तरह से देखा जाए तो ये दे रखा भाई, बड़ा ही धांसू सा काम किया है, ठीक है ना। ये 224 भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है ना। ये 224 एक्चुअल में 7 से डिविजिबल होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 से डिविजिबल होता है हाँ। और इसमें 2 भी बहुत बार निकल जाएगा, 2 मेरा ना ख्याल है 32 into 7 है ना, ये 32 into 7 हो जाएगा। ओके ये क्यों सोच रहा हूं मैं बताता हूं वो लॉजिक क्या है इसमें। अचानक से सर आपके दिमाग में कहां से 32 into 7 आ गया, पावर सेट ने फंसा दिया। पावर सेट का क्या लेना देना सर। आप कह सकते हैं कि पावर सेट का अभी आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमें पता नहीं, उसे एक्स मान लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो भी पता नहीं, उसे वाई मान लेते हैं। एक्स अपने हमें वाई से बड़ा है, वरना ये हो ही नहीं सकता था। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज 2 की पावर एक्स। ये कारण है। पावर जब भी ए में एक्स एलिमेंट होता है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर एक्स एलिमेंट होते हैं। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पावर सेट ऑफ बी दैट इज 2 टू द पावर वाई। अब क्वेश्चन वाला साफ बोल रहा है 2 टू द पावर एक्स माइनस में 2 टू द पावर वाई इज इक्वल टू 224, ठीक है 224। अब करना क्या है सर, इसको ऐसे करने का माने कि 2 की पावर एक्स माइनस में 2 की पावर वाई बराबर में, मैंने इसे 32 लिखा ना, तो 2 की पावर 5 कुछ नहीं बैठेगा ऐसे तो 224। इसको पीछे लेके चलते हैं, इस पूरी कहानी में से 2 की पावर वाई कॉमन ले रहा हूं मैं। 2 की पावर एक्स माइनस वाई माइनस 1 शायद यहां से बैठ जाएगा। 2 की पावर 224 है ना। ये सर आपको ये -1 वाला ख्याल कैसा है, इस 7 की वजह से ये मुझे 8 -1 वाली फील दे रहा है, मैंने 2 की 3 -1 की फील दे रहा है, समझे। अब यहां से अपने को पता चल गया कि इसको अब तो मैं 2 की पावर 5 इंटू में 2 की पावर 3 -1 लिख के रहूंगा, और जब मैं लिखूंगा तो मैं कंपेयर भी करूंगा, तो मुझे y की वैल्यू 5 दिख जाएगी और x माइनस वाई की वैल्यू 3 दिख जाएगी, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली 8 दिखेगी। अब x और y मेरे पास पड़ा है, x और y अगर मेरे पास में अवेलेबल है तो आप समझ लो कि मैं क्वेश्चन को बहुत हद तक क्लोज मार दूंगा आंसर के, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या मांगा देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आइदर ऑफ द सेट्स। आइदर ऑफ द सेट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ, इसका मतलब होता है ए आइदर ऑफ द सेट ए यूनियन बी, ठीक है ए यूनियन बी एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब ये कितना होता है, ये ऑब्वियसली बात है, ये होता तो इतना ही है एन ए प्लस में एन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, बट क्योंकि कहानी में डिसजॉइंट सेट चल रहे हैं, राइट है, तो डिसजॉइंट सेट्स होने पर कॉमन पार्ट होता ही नहीं है, वो 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 पड़ गया। अब एन ए कितना है, एन ए इज इक्वल टू एक्स, और ये कितना है वाई, दैट इज 8 + 5 बोले तो 13। ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मैंने कहा था बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा आपके लिए, ओके। लेकिन ऐसा नहीं कि अब यही अकेला क्वेश्चन होगा जो बहुत अच्छा होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो लाइन के अंदर इससे ज्यादा अच्छे आ सकते हैं, राइट है। तो अपन उसके लिए भी तैयार रहते हैं, फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक का क्वेश्चन तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगा होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन कहता है, सर्वे कंडक्टेड इन अ सिटी रिवील्स दैट 48% चिल्ड्रन लाइक्स क्रिकेट व्हाइल 77% चिल्ड्रन लाइक फुटबॉल, देन द परसेंट ऑफ द चिल्ड्रन हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल। एक्चुअल में क्या है इसमें, ये परसेंटेज तो सिर्फ आपको थोड़ा धोखा देने के लिए निकाली गई है। क्रिकेट एंड फुटबॉल की बात कर रहे हैं हम लोग कि ये कितना हो सकता है, हो सकता है। जब भी क्वेश्चन आता है ना कैन बी, तो कैन बी का मतलब ये कि फिर हमें कोई वेरिएशन दे रखा होता है कि यहां से यहां के बीच में हमारा आंसर आ रहा है, तो आपका कौन सा आंसर इसको ज्यादा जस्टिफाई करता है, ठीक है ना। अच्छा मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिटी इज इक्वल टू 100 मान लेता हूं, क्या कहता हूं। अगर मैंने इसे 100 मान लिया तो फिर क्या करना है वो सुना। अगर बाय द 100 मान लिया तो फिर अपने को इसके आगे सोचना पड़ेगा। अगर मैंने 100 मान लिया तो मुझे पता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट दैट इज 48 हो गया सीधा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग की जगह लाइक, हाँ लाइक फुटबॉल दैट इज 77 हो गया। अब मेरे पास में 48 और 77 तक की बात आ गई। अच्छा मुझे एक चीज और पता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइकिंग क्रिकेट और फुटबॉल और फुटबॉल मस्ट बी 100 और लेस देन 100, तो होंगे तो इससे कम ही होंगे, ऑब्वियस बात है, टोटल जनता ही 100 है तो इससे तो कम ही होंगे। अच्छा अगर ये बात सत्य है तो इसका मतलब ये कि एन क्रिकेट एन फुटबॉल माइनस में एन दोनों के कॉमन लोग मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 100, सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब यहां से एक चीज और क्लियर होगी मेरे को, ये हो गया 48
और ये हो गया 77, ये हो गया क्रिकेट एंड फुटबॉल दैट इज लेस देन इक्वल टू 100। इसका मतलब ये कि एन क्रिकेट एंड फुटबॉल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 48 प्लस 77 85 85 85 होते ही 15 और कम करके 125 के हिसाब से ग्रेटर देन 25, तो 25 से तो ज्यादा होंगे। माने जो भी हमारा आंसर है 25 ज्यादा है आई, लेकिन तकलीफ हो गई 25 या 25 से ज्यादा वाले चार ऑप्शन हो गए। अरे फंस गया, इतनी दूर आकर के भी कोई फायदा नहीं मिला ना। देखो अब आपको ये चीज तो समझ में आई होगी, क्या मिला, 25 से ज्यादा वाले सारे ऑप्शन है, मतलब छोड़ हो गया। ओके, अभी क्या करोगे सर, अब इसके बाद में व्हाट नेक्स्ट इसके बाद में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वो आपको याद रहेगा तो ही काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, चाहे कुछ कर लो, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स माने नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइकिंग फुटबॉल क्रिकेट एंड फुटबॉल, है ना। मतलब जब भी एन ए इंटरसेक्शन बी की बात आती है तो हम जानते हैं दैट इज ऑलवेज, आप नहीं जानते कोई बात नहीं, याद रख लेना, ठीक है, दैट इज ऑलवेज मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ क्रिकेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइकिंग क्रिकेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइकिंग फुटबॉल। जो भी दोनों के नंबर होंगे उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उससे तो ये कम ही होगा, ठीक है। तो अब यहां से सी इंटरसेक्शन एफ जो होगा, नंबर ऑफ क्रिकेट वाले कितने लोग हैं, क्रिकेट वाले 48 और यहाँ कितने 77, और दोनों में से मिनिमम कौन है 48। तो इसका मतलब ये कि क्रिकेट इंटरसेक्शन एफ इज लेस देन इक्वल टू 48 हो गया। माने जो भी आंसर होगा अब 25 से ज्यादा होगा पर 48 से कम होगा। 25 या 25 से ज्यादा में तो 25 भी आ सकता है, ठीक है, और 48 से ज्यादा वाले में तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। तो इसका मतलब 25 या 25 से ज्यादा वाले में ज्यादा बेस्ट ऑप्शन इज 33। तो अपने पास में अगर देखा जाए तो आंसर अगर देखता कोई है ना, तो हम तो अपनी तरफ से आंसर कोड करेंगे 25 एंड 23 बोथ, 25 एंड 33 बोथ। 23 तो वैसे भी 25 से कम है, सॉरी मैं सिर्फ 25 देख रहा था। तो अगर देखा जाए तो 33 इज द ओनली ऑप्शन। वैसे देखा जाए तो जीत हो गई भाई, गजब। हालांकि क्वेश्चन मतलब जो भी आए सेट्स पे और बेहतर ही आए होंगे, लेकिन अपन एक थोड़ा सेट का रिदम ले लिया ताकि अपने को क्लिक कर जाए कि हाँ भाई सेट्स पे भी हमने 2-4 क्वेश्चन पे हाथ आजमा लिया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, व्हाट नेक्स्ट। क्वेश्चन दे रखा है इनइक्वालिटी, हालांकि इस पे 0 क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी चलो इस तरह का एक क्वेश्चन और करके अपना अपना कुछ और पॉजिटिविटी दिखा लेते हैं। इसे मैं 4 की पावर x माइनस 3 की पावर x जान करके लिख रहा हूं। ln में दे रखा है x+2 और यहां दे रखा है x+1 इंटू x माइनस 4, ठीक है। ओके, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे नजर पड़ी ना आपकी, क्यों, क्योंकि मैंने हाँ एक ब्रैकेट में अदला बदली कर दी थी। अच्छा ये देखा जाए तो इसका टर्निंग पॉइंट, तो 4 की पावर x माइनस 3 की पावर x, इसका टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो अपने को पता है कि 4 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर x होगा, सीधी बात x इज इक्वल टू 0 पर, माने इसका टर्निंग पॉइंट 0 है, राइट है। अच्छा ये अपने आप में, अब देखो ये तो पहला पॉइंट। सेकंड, ln x+2 इक्वल टू 0 कब होगा सर, ठीक है ना, जब x+2 इज इक्वल टू में e की पावर 0 माने 1 होगा और x इज इक्वल टू में -1 होगा। अच्छा मतलब इसका टर्निंग पॉइंट -1 है, एग्जैक्टली इसका टर्निंग पॉइंट -1 है, इसका टर्निंग पॉइंट 4 है। नंबर लाइन पे आ जाओ, नंबर लाइन पे देखा जाए तो हमारे पास में एक आएगा 0, एक आएगा -1, एक आएगा 4 आएगा। अच्छा अब ध्यान से देखो -1 दो बार आ रहा है, -1 दो बार आ रहा है, ये किसकी वजह से और ये किसकी वजह से, बाकी दोनों इवन बार आ रहे हैं और दोनों की डिग्री का, दोनों की डिग्री माने दोनों की ब्रैकेट की डिग्री भी ऑड है, तो यहां से प्लस फिर माइनस फिर प्लस, लेकिन क्योंकि -1 इवन टाइम्स आ रहा है माने दो बार आ रहा है, तो ये प्लस का प्लस ही रखेगा। और ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव कहां कहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है और 4 के आगे हो सकता है। तो कहने का मतलब अपना आंसर कहां कहां चला जाएगा, -1। अब लेकिन नीचे -1 हो नहीं सकता क्योंकि -1 को यहां पे ब्लॉक करना ही पड़ेगा ना, तो कहने का मतलब यहां पे ओ व्हाइट बॉल माने खाली बॉल आएगी, क्यों, क्योंकि अगर -1 आ गया तो तकलीफ बढ़ेगी डिनोमिनेटर में और मामला अनडिफाइंड माने इनफाइनाइट की तरफ बढ़ जाएगा। तो हम चाहेंगे कि हमारा आंसर माइनस इनफाइनाइट से -1 तक रुके, यूनियन फिर -1 से 0 तक जाए, 0 में भी कोई तकलीफ नहीं, और फिर यूनियन 4 से इनफाइनाइट जाए, ठीक है। तो 4 से इनफाइनाइट, अब 4 पे भी प्रॉब्लम है, 4 पे भी पता होना चाहिए क्या प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा, तो -1 से 0 एग्जैक्टली, और ये हमारा ज्यादा बेटर आंसर बन रहा है, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट से -1 माने डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट। तो अपनी तरफ से आंसर ये बना है। अच्छा अब ये यहाँ पे भी एक पॉइंट है, इसमें भी अब ये पॉइंट क्या, सुनो जरा ध्यान से सुनना इसको भी जरा, ठीक है। अब पॉइंट क्या है वो सोचिएगा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो एक पॉइंट जानबूझ करके एक तरफ से और आ रहा है, मतलब यहाँ पे -2 से -1 की जगह पे मैं माइनस इनफाइनाइट से -1 कोट करने की सोच ही रहा था, फिर एकदम से मुझे एक चीज का रियलाइजेशन हुआ कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट सोचना शायद भूल गया हूं, लेकिन आपको याद होगा कि log x+2 डिफाइंड ही तभी होगा जब x+2 ग्रेटर देन 0 होगा, माने x -2 से बड़ा होगा। ओके, इसका मतलब ये कि आंसर में यहां पे -2 भी आएगा, हाँ सारे आंसर वही चलेंगे जो -2 से बड़े होंगे, समझ रहे हो आप। ओ हो, तो देखो अब यहां अचानक से ऑप्शन नहीं थे ना, तो ऑप्शन नहीं था तो एक -2 से -1 था, तो पहले दिमाग में आया शायद माइनस इनफाइनाइट होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन फिर -2 साउंड करता है कि यार लॉग वाला -2 तो नहीं कहीं है, एग्जैक्टली तो अपने को पता चला डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, हालांकि आंसर वही है, लेकिन पॉइंट है कि किस समय पर कौन सी चीज क्लिक करनी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन एक देख लिया अपने इनइक्वालिटी को लेकर के, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ 6 प्लस में log 3/2, फिर रूट ओवर में दे रखा है 4 माइनस में रूट ओवर 3/2, है ना। और इस तरह का क्वेश्चन एक मेंस में भी आया हुआ है। अब जब इस तरह का एडवांस में, उल्टा मैं से एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अब जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मन में तो एक बात तो आ ही जाती है, क्या कि सर ये बार बार जो रिपीट हो रहा है इसे वाई मान लेते हैं, है ना। आपके भी आई होगी। तो इसे 4 माइनस में 1/3√2, रूट ओवर के अंदर 4 माइनस में 1/3√2, है ना, अंडर रूट के अंदर 4 माइनस में 1/3√2 एंड सो ऑन डैट डैश चला दिया। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि मंत्र क्या कहता है, मंत्र यहां पे ये कहता है कि जो भी फर्स्ट सेट हो वो जहां पे भी दोबारा रिपीट हो रहा हो वहां से कट कर वाई वाई लिख दो। तो हमको पता है 4 - 3√2 यहां पे भी है, यहां पे भी है एंड सो ऑन है। तो हम क्या करेंगे ना, जैसे ही यहां तक पहुंचेंगे इसके पीछे का सारा उड़ा करके इसकी जगह वाई लिख देंगे। तो जैसे ऐसा करूंगा तो वाई इज गुड में कितना दिखेगा, रूट ओवर में 4 - 1/3√2 और फिर इंटू में वाई। अच्छा, फिर क्या करेंगे, ऑब्वियसली स्क्वायरिंग करेंगे, तो वाई स्क्वायर इज गुड में 4 - y/3√2, है ना। अब क्या करना चाहिए, हाँ भाई यहां तक ही बात है। अगर भाई दो स्पष्ट आ गई हो तो स्क्वायरिंग करने के बाद में अब हमारे पास में क्या चॉइस रहेगी भाई, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं साहब, इसको बहुत ही खतरनाक से दिख रहा है, दिखने तो कोई तकलीफ नहीं। ये हो जाएगा 3√2, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस में 4 नहीं 12√2, ठीक है, और प्लस के अंदर y इक्वल टू 0। इसे और ढंग से लिखता हूं तो प्लस का y माइनस का 12√2 इक्वल टू 0, ऐसा कर लिया। गंदा से दिखने वाला रहने दो, आप कोई चिंता नहीं, ऐसा आने दो। अब आने के बाद में y की वैल्यू कैसे डालेंगे, अरे बाबा से, बाबा कहते हैं -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b का स्क्वायर, राइट है, दैट इज 1 माइनस 4 इंटू में कितना 3√2 इंटू में कितना माइनस का 12√2, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, और आप में से नीचे सभी देख पाएंगे कि नीचे हो जाएगा 6√2, राइट है, ऐसा। अच्छा, अब क्या चाहिए हमारे को नेक्स्ट, हमको चाहिए -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, अब यहां से देखा जाए तो 12√2 12√2 12 144 144 इंटू 2 288 288 प्लस 1 289, उसका रूट ओवर आ गया 17, ओके, डिवाइड बाई 6√2। अब हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो मैं माइनस लूंगा, जो कि मैं लूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस का 17 और माइनस का 1 ऊपर न्यूमरेटर में नेगेटिव क्रिएट कर देगा, जो कि ओवरऑल आंसर नेगेटिव दे देगा, लेकिन क्योंकि y अंडर रूट में है तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो मैं सिर्फ लूंगा 17 माइनस 1 डिवाइड बाई 6√2। तो आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे, दैट इज 16 अपॉन में 6√2। अब 16 अपॉन में 6√2 इज 8 अपॉन में 3√2, है ना। तो मैं यहाँ ऊपर 8 लिख देता हूँ सीधा और नीचे 3√2। तो y की फाइनली वैल्यू इतनी आ गई। अच्छा, जब y की वैल्यू इतनी आ गई तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं 6 प्लस log के बेस में 3/2 और बाहर की तरफ 1/3√2 इंटू में, है ना। अब y की जगह मैंने पूरा अंडर रूट, मैंने पूरा y की जगह लिख दूंगा 8 अपॉन में 3√2। गुड। अच्छा, अब मैं ये भी जानता हूँ बहुत अच्छे से कि अब मेरे से आगे ये चाहा जाएगा कि मैं 6 की जगह 6 लिखूं, प्लस में log के बेस में 3/2 लिखूंगा, और कुछ कटेगा तो है नहीं, तो नीचे से बन जाएगा 9 2 18, है ना। अब जो 18 बनेगा तो 4/9 बना। अब 4/9 आपको दिख रहा है, लेकिन मैं 4/9 लिखते लिखते भी धीरे से 2/3 का होल स्क्वायर लिख दूंगा। आपको पता है लॉग में स्क्वायर जम करके आगे आ जाएगा। अगर जैसे आगे आएगा 6 प्लस में 2 टाइम्स लॉग बेस में आ जाएगा 3/2 और यहाँ हो जाएगा 2/3, और आपको पता दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं तो ये -1 दे देंगे, तो एक तरह से दे देगा 6 - 2 दैट इज 4। तो आंसर विल बी गुड 4। क्या कहते हो आप, आंसर आ जाएगा 4। हाँ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया था किसी टाइम पे एडवांस ने, ठीक है, बहुत मुश्किल भी नहीं था, बट उसका शायद टारगेट मेरे को ऐसा लगता है कि बेसिक टारगेट जो था ना क्वेश्चन देने वाले का, वो सिंपल इतना सा था कि वो थोड़ा टाइम किल करना चाहता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा, पर्सनली मुझे ऐसा लगा, है ना। अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे को ये भी किसी टाइम पे एडवांस का ही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में देखा 3 की पावर x 4 की पावर x -1, क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ, एक में 3 की पावर x है, एक में 4 की पावर x है, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से x को नीचे उतारने के लिए लॉग को बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन लॉग को बुलाते टाइम पे बेस की जरूरत पड़ेगी। अगर या तो हम बेस e ले लेंगे या फिर दोनों नंबर्स में से कोई एक लेना पड़ेगा, 3 या 4 में से कोई एक लेना पड़ेगा। तो मैं जानबूझ करके आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स बेस 3, टेकिंग लॉग, ठीक है, बेस 3, है ना। तो मैंने अगर ऐसा किया तो लॉग बेस 3 3 की पावर x लॉग बेस 3 4 टू द पावर x -1, ये आपको पता चल गया, इधर से बन जाएगा x और यहां से बन जाएगा x -1 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 4 बेस 3। अब क्या किया जाएगा, अब यहां से मेरे पास में x की फाइनली कुछ वैल्यू सी आती दिख रही है। x इज इक्वल में मुझे दिख जाएगा, x के कॉमन लेने पे मुझे दिख रहा है 1 माइनस लॉग 4 बेस 3 इज इक्वल में माइनस में लॉग 4 बेस 3, सॉरी, ठीक है। अब यहां से मुझे x की वैल्यू दिख रही है लॉग 4 बेस 3 अपॉन में लॉग 4 बेस 3 -1, ऐसा। अच्छा, क्या है क्या सर कोई आंसर, शायद फर्स्ट वन, अगर देखा जाए तो 2 टाइम्स लॉग 2 बेस 3 अपॉन में 2 टाइम्स लॉग 2 बेस 3 -1, ऐसा मुझे लगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, और अगर देखा जाए तो कोई और आंसर की तरफ भी बढ़ा जा सकता है क्या। जैसे अगर देखा जाए तो शायद मेरा ना ख्याल है आंसर, वैसे देखा जाए ए ऑप्शन बहुत सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, काफी रोचक लग रहा है, 4 बेस 3 माइनस का
और ये हो जाएगा log 4/3, log 4/3 माइनस 1। यहाँ तक भी बिल्कुल सही लग रहा है, एकदम सटीक लग रहा है। टोटल 2 टाइम्स में log इतना इतना, बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। अच्छा, लेकिन अगर ये सर आईटी का क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है। कहते तो सही हो आप। क्या ऐसा किया जा सकता था क्या सर, कि हम इस ऑप्शन को ऐसे देखते, इस ऑप्शन को ऐसे भी देखते थे क्या? मैंने कहा कैसे, अगर ऐसा देखना है तो हम इसे देख लेते हैं, 1/1 माइनस में log 3/4 है। आप तो जानकार है ही, log के 1 माइनस में 1 में log 4/3 कर देते हैं। जैसे मैं एलसीएम लूंगा, log 4/3 चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा log 4/3 माइनस 1। लेकिन ऐसा तो नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? अरे सर यही तो है, देखो ना आप। अरे हाँ हाँ हाँ, ये तो सेम है। इसका मतलब ये सी ऑप्शन भी सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बिल्कुल ही सही बैठ गया। अच्छा, अब चॉइस है डी, वो तो सर बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया, एकदम एकदम सीधे सीधे रॉन्ग हो गया। अब बैठा कौन? बैठा है log 3/2 का मसला है सर। अच्छा, अब जरा इधर देखो, शायद मामला कुछ बी और डी के बीच में कुछ हैंग हो रहा है। ठीक है ना, जरा ध्यान से सोचना पड़ेगा। इसे हम लोग लिख रहे हैं जानबूझ करके 2 टाइम्स में log, 2 टाइम्स में नहीं, 2 अपॉन में, है ना। बड़ा ध्यान से सुनना एक एक बात को। 2 अपॉन में log, है ना, इसको नीचे ले गया 3/2 अपॉन में 2 अपॉन में log 3/2 माइनस 1। एलसीएम ले लिया गया है ना, उल्टा चल रहा हूं। log 3/2 log 3/2 कैंसिल आउट हो गया। 2 अपॉन में 2 माइनस में log 3/2 है क्या कोई आंसर? अरे सर बी भी बैठ गया। हाँ, तो देखो तिरंगा झंडा बन गया भाई साहब, ए बी सी। जी बात, बहुत सही क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना आपको, एडवांस ने दिया तो कुछ तो सोचा ही होगा ना, कुछ तो। और बेसिक पर्पज और कुछ नहीं होगा, तो मेरे को लगता है टाइम किलिंग तो रहा ही होगा। टाइम किलिंग तो रहा ही होता है, कई बार ऐसा हो भी जाता है, कई बार वो बिल्कुल एकदम लड्डू सा क्वेश्चन भी दे देता है, जैसे शायद ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, ए और बी अगर इसके सॉल्यूशन हो तो इनमें से कौन से वाले परफेक्ट हैं? अब देखो, पहली बात तो लॉग को हटाओ आप यहाँ से। लॉग के हटाते 5 इसके चरणों में, तो यहाँ से रह जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स बेस में 6 माइनस में हाफ प्लस में 25 की पावर एक्स, और यहाँ हो जाएगा 5 टू द पावर 2x। और 5 टू द पावर 2x में भी धीरे से इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। तब तक ये लॉग मॉड एक्स बेस में 64, ठीक है 64 है, माइनस में 1/2 प्लस में 25 की पावर एक्स एंजॉय कर रहे हैं लेफ्ट में, लेकिन तब तक 5 का स्क्वायर 25 की पावर एक्स बन गया और ये दोनों चले गए। अच्छा, तब यहां से दिखने लग गया लॉग मॉड एक्स बेस में रखा 64 इस में हाफ, लॉग के डंडा पड़ा, मॉड एक्स वहीं रह गया 64 इसके चरणों में, तो 64 पावर हाफ, और 64 बोले तो 8 का स्क्वायर की पावर हाफ बोले तो 8, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू 8 आया। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 8 और माइनस 8 आ गई। तो इसको अगर ए, इसको अगर बी बोलता हूं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 128 भी हो गया, ए माइनस बी इज इक्वल टू 16 रॉन्ग हो गया, और ए बी इज इक्वल टू 64 भी रॉन्ग हो गया, माने ए एंड बी इज द राइट आंसर। इतना ही समय देंगे, बिल्कुल भी समय इसमें बर्बाद नहीं करेंगे, लगातार काम करना है अपने को, आगे बढ़ेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ओके, अब ये किसका सर? पास्ट 10 इयर्स एनालिसिस बता रहे हैं आप लोग। एक्चुअल में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉग, इनइक्वालिटी, सेट्स के बाद में इस पे भी आ जाते हैं, और आपको तो पता ही होगा ये तो बहुत ही ज्यादा काम का चैप्टर है, इतना जबरदस्त कि इससे मतलब अगर देखा जाए तो 65 में से हर पेपर का ही मान लो आप यही स्वामी है एक तरह से, है ना। तो आप ऑलमोस्ट मान के चल लो कि 64 तो क्वेश्चन दिए, 63 क्वेश्चन तो दिए होंगे अगले ने। ठीक है, तो और ये तो सिर्फ कहानी है, टोटोलॉजी, फैलेसी, क्वांटिफायर्स, ये और वो। लेकिन अगर देखा जाए तो कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल और बेसिक लॉजिक, कनेक्टर्स, टोटोलॉजी, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन से धीरे धीरे रियलाइज करते हैं। राइट है। अच्छा, एंट्री करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ, है ना। ये पी एक स्टेटमेंट है ना, और जब भी पी और क्यू आते हैं तो हम लोग हमेशा टेबल बनाते समय इसे टी टी एफ एफ लिखेंगे और इसे टी एफ लिखेंगे। ये एक फिक्स है, आप इसको लेकर के प्लीज कंफ्यूज ना हो कि ऐसा होता है कि नहीं होता, होता ही है। जब भी आप टेबल बनाओगे, ट्रुथ टेबल कहलाएगी वो, और वो इसी के साथ काम करेगी। जब भी इसके साथ काम करेगी तो आपको 3-4 बातें समझनी पड़ेंगी पी और क्यू के लेकर के। राइट है। पी इंटरसेक्शन क्यू में ध्यान रखना, जब दोनों तरफ ट्रू होता है तभी ट्रू आता है, पहला पॉइंट। दूसरा, पी और क्यू में दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू होता है। सुन लेना मेरी बात को, दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो ट्रू होता है। अब जैसे दोनों ट्रू हो जाए तो दोनों में से एक तो ट्रू है ना। अच्छा, मेरी बात सुनना और इंपॉर्टेंट बातें लिखते चलना। पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू में जब पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तब जाके ही फॉल्स होता है, अदरवाइज नहीं होता। राइट है। चौथा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है, पी बाय द साइड्स इंप्लाइज इफ एंड इफ ओनली कहलाता है। जब भी ऐसा हो तो पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी, इस पे ध्यान देना बस, है ना। अब मैं ये जो चीज होगी मैं आने वाले टाइम में और अच्छे से बता दूंगा, अभी फिलहाल इसको तो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो 3-4 ऐसे पॉइंट जो हमारे को ध्यान रखने हैं। अच्छा, ये नेगेशन ऑफ पी कहलाता है। नेगेशन ऑफ पी मींस का मतलब होता है जो भी आपका स्टेटमेंट है उसका जस्ट नेगेटिव स्टेटमेंट बना के बोलना। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान से समझिएगा कि हम इसमें बहुत सारे ट्रिकी वे से भी काम करते हैं। मैंने नॉर्मल क्वेश्चंस तो करते ही हैं, साथ में हम लोगों की तरफ से ये भी रहता है कि कभी कभार हम सेट्स में भी चले जाते हैं, है ना, और कभी कभार ऑप्शंस को भी देख करके क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। मतलब मेंस में तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है ना। अच्छा, और कोई चीज ऐसी जो मिस कर जाएंगे हम लोग? मिस करने का तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जैसे नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू अगर लिखा है, ये एंड लिखा है, एंड क्यू, ठीक है, तो दैट इज नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। बीच वाला सेट उल्टा हो गया, नेगेशन ऑफ पी और क्यू के टाइम पे भी नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ये उल्टा हो जाता है बीच वाला, है ना। ऐसा समझ के चलने का मतलब छोटी छोटी चीजें, लेकिन ध्यान से समझते चलने का है ना।
मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको ये क्लिक ही नहीं करा कि अच्छा कहानी किस तरफ जा रही थी, तो वो ऐसा ना हो, तो वो ज्यादा सुंदर जाएगा ना, आप समझ सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैंने पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेगेशन ऑफ पी। ओके, नेगेशन ऑफ पी, पहले ये समझना, ये नेगेशन ऑफ पी एंड पी और क्यू का नेगेशन कौन है, उसका नेगेशन बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे ये कौन है, ठीक है ना, ताकि हमारे को क्लैरिटी रहे कि कहानी किधर जा रही है। अच्छा, इसे आप यूं समझिए कि जैसे ये आपको नेगेशन ऑफ पी है ना, और ये दे रखा है ना, एंड। अच्छा, अब इसको भी आप ऐसे ना देख करके आप और अच्छे से भी देखना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लो आप या तो ट्रुथ टेबल बनाओ, या फिर है ना आप इसे सेट से भी खेल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पी को थोड़ी सी देर के लिए ए ले लो, क्यू को थोड़ी सी देर के लिए बी ले लो, जब भी चीजें हल्की हो ना, एंड और में हो तो तब जरूर ले आओ आप, एंड और के क्वेश्चंस में जरूर लेना, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ पी का मतलब हो जाएगा ए डैश, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है नेगेशन ऑफ पी एंड पी और क्यू, ये बेसिकली दे रखा है ए डैश इंटरसेक्शन, बिल्कुल वो इंटरसेक्शन की तरह काम करेगा, ए यूनियन बी। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्शन में दोनों के साथ में ओपन होगा, है ना भाई, तो ए डैश। अब यहां पर अगर आपको ये भी याद हो तो ये भी अच्छे से पता होगा कि जो ये वाला होता है ना बीच वाला, और ये वाला, ये तो वहीं खड़ा रह जाएगा, और पहले ये इसके साथ में इंटरसेक्शन लेगा, ठीक है, और फिर ये इसके साथ में इंटरसेक्शन लेगा ऐसे, और दोनों के बीच में ये चलेगा। अब ए डैश इंटरसेक्शन ए और ए डैश इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए डैश और इंटरसेक्शन ए का मतलब जो ए में नहीं है और जो ए में है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में फाई कॉमन है, तो फाई यूनियन है ना ए डैश इंटरसेक्शन बी, और फाई को किसी के साथ भी यूनियन करोगे, फाई माने जीरो, एक तरह से कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं अगर किसी के साथ जोड़ोगे तो जो है वही रह जाएगा, तो कहने मतलब क्या रहेगा, ये रह गया ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब ए डैश कौन था, नेगेशन ऑफ पी, और ये एंड, और ये क्यू। बट इसमें भी अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस पे ध्यान देना है ना, वो ये कि क्वेश्चन में डिमांडेड है नेगेशन। आपको जो भी आपका ये आंसर आया ना, इसका भी नेगेशन चाहिए, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इसका तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड क्यू। और मैं आपको बता देता हूं वापस से कि नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू के टाइम पे अगर बाय द नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू लिखा जाए तो नेगेशन ऑफ पी लिखो, नेगेशन ऑफ क्यू लिखो, और बीच वाले साइन को पलट दो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे भाई, बीच वाले साइन को पलटा, नेगेशन ऑफ क्यू बनेगा, और यहाँ नेगेशन ऑफ पी बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेशन पी है, और नेगेशन पी इज पी, तो पी और नेगेशन ऑफ क्यू। माने अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी ज्यादा सही है ना भाई। बहुत छोटा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन, आगे अगर नेगेशन का ख्याल नहीं रहे तो मामला गड़बड़ा सकता है। अगले क्वेश्चन पे विचार करने का तुरंत प्रभाव से काम करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखें नेगेशन ऑफ, ये किसके इक्विवेलेंट है, ओके। ये भी इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है ना, इसमें कंसेप्ट पकड़ो आप। इसका कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है कि कभी भी आपको ए इंप्लाइज बी दिख जाए ना, ठीक है ना, तो आप इसे चेंज करके ऐसा लिख दें, ये एक ही बात है, चेंज इट इनटू नेगेशन ऑफ ए और बी, नेगेशन ऑफ ए और बी, आप कभी भी ऐसा लिख सकते हैं ना, बस इतना से कंसेप्ट याद रख लेना। अब आप सिर्फ अंदर वाले को उठाओ, फर्स्ट नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, आपको किसमें चेंज करना है, आपको इसको चेंज कर देना है किसमें, जो भी आगे लिखा है ए उसका नेगेशन, तो नेगेशन पी का नेगेशन इज पी, और की जगह और बी माने बी की जगह कौन है, बी की जगह क्यू है, तो क्यू की जगह क्यू ही लिख दो, तो पी और क्यू बन गया, दैट्स इट। अब क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट पे बात करो, नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, इसका मतलब आपको नेगेशन ऑफ पी और क्यू पे बात करनी है, और अगर इस पे बात करनी है तो इट इज नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू, और दोनों के बीच में एंड कर दो। याद है, नेगेशन के टाइम पे दोनों पे नेगेशन लिखाओ और एंड और आपस में बदल दो, दैट्स इट। तो है क्या कोई ऑप्शन, है सर, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल एंड गुड, ठीक है। तो अब यहां तक की एक चीज और आ गई, अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, क्या और सर जल्दी जल्दी सीख सकते हैं, सर जल्दी जल्दी बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में कॉन्ट्रापॉजिटिव बहुत पूछा गया है, मैंने भी इसमें काफी सारे डाले हैं। कॉन्ट्रापॉजिटिव कभी भी पूछे ना किसी का कॉन्ट्रापॉजिटिव, तो अक्सर आपसे कॉन्ट्रापॉजिटिव पी इंप्लाइज क्यू का कॉन्ट्रापॉजिटिव ही पूछेगा, तो आपको याद रखना है कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ पी इंप्लाइज क्यू। जब भी पी इंप्लाइज क्यू का कॉन्ट्रापॉजिटिव पूछे तो आपको क्या करना है, नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी लिख देना है। माने पहले स्टेटमेंट बदल देना, क्यू वाले को आगे ले लेना, पी वाले को पीछे ले लेना, मैंने पहले स्टेटमेंट को दूसरा स्टेटमेंट बनाना है, दूसरे वाले को पहला स्टेटमेंट बनाना, और बनाते समय पे दोनों का नेगेशन बोलना है, दोनों का उल्टा बोलना है, राइट है। देखिए जैसे कैसे क्वेश्चन में देखा है, अगर तुम काम करोगे इफ यू विल वर्क यू विल अर्न मनी, तो सेकंड स्टेटमेंट कौन है, यू विल अर्न मनी, इसका उल्टा क्या होगा, यू विल नॉट अर्न मनी, ठीक है, पहला ऐसा कर लेना है ना। अब कॉमा, फिर इफ यू विल वर्क, जो पहला स्टेटमेंट था इसको पीछे लिखना है, लेकिन इसका भी नेगेशन, इफ यू विल नॉट वर्क। अब ये जहां पे भी दे रखा हो आपको तुरंत उसी पे हाँ कर देना है। इफ सॉरी यू विल नॉट अर्न मनी, यू विल नॉट अर्न मनी इफ यू विल नॉट वर्क, माने बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, खत्म बात, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो अब देखो कॉन्ट्रापॉजिटिव भी आ गया, अब आपने कम से कम एटलीस्ट इतनी दूर तक तो आपने अपनी गाड़ी निकाली ली कि भाई ये तो यहां तक तो सर मैं बना ही लूंगा, ठीक है ना। अब मेरे को लगता है कि आप में से कई लोग जो होंगे वो धीरे 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 चीजों को क्लिक करने लग जाएंगे कि हाँ सर ये तो बन जाएगा अपने से, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, ये किसके इक्विवेलेंट है, वैसे देखा तो ट्रुथ टेबल से निकाला जा सकता है, लेकिन ट्रुथ टेबल से निकालने की बजाय मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको ये कहूं कि मैंने पी की जगह ए का सपना देखा, क्यू की जगह बी का सपना देखा, ठीक है ना। अब ये जो दिया जा रहा है इसकी जगह मुझे देखा ए यूनियन बी, और बाहर जो ये नेगेशन है इसका मतलब डैश, ठीक है, यूनियन, इधर देखा जाए तो ए डैश इंटरसेक्शन बी।
अच्छा, जिन्हें डी मॉर्गन्स लॉ आता है वो जानते हैं इट इज ए डैश यूनियन, है ना, की जगह उल्टा इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, यूनियन, इधर आ जाओ, इधर आ जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब दोनों में ए डैश फर्स्ट नंबर पे है, दोनों में से ए डैश एक तरह से कॉमन आ गया, इंटरसेक्शन अंदर बचेगा बी डैश। ठीक है, फिर यूनियन, फिर बी। अब बी डैश माने जो बी के बाहर है और बी माने जो बी के अंदर है, अंदर और बाहर का यूनियन मिला के सारा यूनिवर्स ही आ गया, कुछ बचा ही नहीं, जो बी के बाहर है और बी के अंदर है, किसी भी यूनिवर्स में बचा गया, तो ये लिखा हुआ है यूनिवर्स। और आप निकाल रहे हो ए डैश का यूनिवर्स से इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन माने यूनिवर्स माने पूरे वेन डायग्राम के यूनिवर्स में, और ए में कॉमन क्या है, ए डैश, सॉरी, अब ए डैश आपका आंसर हुआ। अब ए कौन था, पी था, उसका डैश क्या हो गया, नेगेशन ऑफ पी, माने नेगेशन ऑफ पी माने बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये ट्रिक वाला रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत क्लासिक है, आप इस रास्ते से निकल जाया करो कभी कभी। लेकिन किसके क्वेश्चंस में, अक्सर इसके क्वेश्चंस तभी हिट करना जब एंड और का सीन हो। अगर इंप्लाइज का सीन है तो फिर याद रखना, इंप्लाइज में जस्ट अभी बताया था, ए इंप्लाइज बी को तुरंत आप कन्वर्ट कर सकते हैं नेगेशन ऑफ ए और बी में, फिर आप और में बदलने के बाद फिर आ जाओ इस तरफ। ठीक है ना, तो ये भी एक तरीका बढ़िया सा। अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ये। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, बड़े नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट में भी बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा, देखो टू लाइंस आर पैरेलल, अब ये बीच में कनेक्टर क्या है, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये, ठीक है ना। अच्छा, जब भी ये कनेक्टर होता है तो फिर इसका नेगेशन कैसे निकालते हैं वो बताता हूं, माने P, ठीक है, बाई स्टेटमेंट Q का नेगेशन कैसे निकालते हैं, नेगेशन ऑफ P, ठीक है, एंड Q, P गलत हो और Q सही हो, या P सही हो और Q गलत हो, ऐसे P सही हो और Q गलत हो। P बाई इंप्लाइज Q का नेगेशन कैसे निकालते हैं, दोबारा पढ़ रहा हूं, P सही हो, ठीक है ना, P सही हो एंड Q गलत हो, या P गलत हो और Q सही हो, दोनों में से किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अच्छा, अब ये कह रहा है कि दो लाइंस पैरेलल हैं इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम स्लोप। तो इसमें पहली बात तो ये ढूंढो किसी भी ऐसे, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट पे यहां भरेंगे जिनमें दो स्टेटमेंट के बीच में और हो, ठीक है। यहां दोनों स्टेटमेंट के बीच में एंड है, आउट हो गया, एंड है, आउट हो गया, एंड है, आउट हो गया, अरे और एक में ही है, ये देखो दोनों के बीच में और, मतलब डी ऑप्शन वैसे ही सही हो गया। अब लेकिन पहले आगे देख भी लेते हैं, P सही हो और Q गलत हो, माने टू लाइंस पैरेलल हो परंतु स्लोप सेम ना हो, ठीक है, टू लाइंस पैरेलल हो और उनके बीच में डिफरेंट स्लोप्स हो, या फिर उल्टा, दोनों लाइंस पैरेलल नहीं हो पर उनके बीच में सेम स्लोप हो, बिल्कुल सही जवाब। तब आपको यहां से भी एक चीज और याद रह जाएगी, अच्छा हाँ सर भूल गए थे, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद रखना है ना, तब भूलना मत प्लीज, इस तरह की छोटी छोटी चीजों को बना के रखना, राइट है। अभी तक हम लोगों ने एक भी बार ट्रुथ टेबल का नजारा नहीं लिया, अब जरा एक आधी क्वेश्चन ट्रुथ टेबल से भी कर लेते हैं ताकि अपने को क्लैरिटी हो जाए, भाई ट्रुथ टेबल क्या कहती है, किस जगह पे क्या कहती है। देखो, इफ लेट P एंड Q बी एनी टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स एंड R बी द स्टेटमेंट ऑफ दिस, माने R अपने आप में फाइनली इसका एक रिजल्ट है। हम इस पे बाद में बात करते हैं ना, चलो सबसे पहले ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। P Q, ठीक है, और मुझे किस चीज की जरूरत है, नेगेशन P की जरूरत है, ठीक है, फिर नेगेशन P और Q की जरूरत है, ओके, फिर मुझे R की जरूरत है जो भी है, और सॉरी R मतलब P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P और Q की जरूरत है, राइट। वो सब धीरे धीरे कर लेते हैं, हमको पता है इसमें लिखना होता है TTFF, वो TTFF लिख लिया, इसको लिखा TFTF, ठीक है ना। नेगेशन ऑफ P मतलब जो भी P में लिखा उसका उल्टा, F F T T। अच्छा, अब क्या करना है, नेगेशन ऑफ P और Q के बीच में एंड लगाना है। एंड में क्या होता है, एंड में ऐसे, वैसे तो मैंने आगे लिख दिया था लेकिन फिर भी वापस बोल देता हूं, एंड में जब दोनों स्टेटमेंट सत्य होते हैं, माने सच होते हैं, तभी सच बोलते हैं, मतलब ट्रू, दोनों में ट्रू होगा तब ट्रू मानेंगे हम। किस किस पे बात करनी है, नेगेशन ऑफ P एंड Q में, इन दोनों में बात करनी है। कनेक्टिविटी देख लेना ना, क्या यहां दोनों में ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स लिख दो, क्या यहां दोनों में ट्रू है, नहीं है, फॉल्स लिख दो, क्या दोनों में ट्रू है, हाँ ट्रू है तो ट्रू लिख दो, यहां दोनों में ट्रू है, नहीं है, फॉल्स लिख दो, अब ये हो गया। अच्छा, इंप्लाइज में क्या सच होता है, इंप्लाइज में जब पहला सच हो और दूसरा फॉल्स हो, माने ये जब ट्रू हो और ये जब फॉल्स होगा तभी फॉल्स बोलूंगा, अदरवाइज हर जगह पे ट्रू बोलूंगा। P जब ट्रू होगा और ये नेगेशन ऑफ P और Q वाला जब फॉल्स होगा तभी मैं फॉल्स बोलूंगा, अदरवाइज सच बोलता रहूंगा। अब सुना कैसे किस किस के बीच में कनेक्टिविटी लगानी, पहले से देख लो आप, मेरे को कनेक्टिविटी देखनी है P से, इससे, इसकी और, समझना, दिख रहा है, हाँ। तो P में ट्रू, इसमें फॉल्स इज फॉल्स, इसमें ट्रू, इसमें फॉल्स इज फॉल्स, इसमें फॉल्स, इसमें ट्रू तो ट्रू, इसमें फॉल्स, इसमें फॉल्स तो फॉल्स, ओ सॉरी ट्रू। सिर्फ फॉल्स कब है, जब पहले में ट्रू दूसरे में फॉल्स हो, अदरवाइज कहीं नहीं होगा, है ना। एक बार फिर भी देख लेना चाहिए कहीं, ओके करा तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना, अभी तक तो नहीं लग रहा, लेकिन लग रहा है अब, अचानक से मुझे फील आ गई,